अस्सलाम वालेकुम। आज की डिस्कशन में हम उन टॉपिक्स को गो थ्रू करेंगे जो हमने इस वीक में करवाए हैं, और उसके बाद वो क्वेश्चंस देखेंगे, वो प्रॉब्लम्स देखेंगे जो हमें हमारे स्टूडेंट्स को इस वीक में फेस करने पड़े हैं, और उसके बाद हम उन प्रॉब्लम्स का सलूशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीक का मोटिव ये था कि हमने हमारे स्टूडेंट्स को C++ में कंडीशंस इंट्रोड्यूस करवानी थी। तो हमने रियल लाइफ कंडीशंस की एग्जांपल से हमारा वीक स्टार्ट किया। फिर हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें हम यूजर से उसका नेम इनपुट करवा रहे थे और उस नेम के साथ वेलकम लिख के आउटपुट करवा रहे थे। नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन रेज किया कि व्हाट इफ हम चाह रहे हों कि सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक नेम के साथ ही वेलकम लगाना है, बाकियों के साथ नहीं। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने अपने प्रोग्राम में इफ कंडीशंस इंट्रोड्यूस की और फिर उसके सिंटैक्स को डिस्कस किया और स्टूडेंट्स को बताया कि इफ स्टेटमेंट प्रोग्राम के फ्लो को कैसे ऑल्टर करती है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने मल्टीपल इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट्स इंट्रोड्यूस की और फिर उन कंसेप्ट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने फ्रूट शॉप की एक एग्जांपल कोड करवाई और फिर उसमें हमने देखा कि मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स कैसे काम कर रही हैं। नेक्स्ट हमने कॉन्ट्राडिक्टिंग कंडीशंस देखी और एग्जांपल्स के साथ देखा कि इस तरह के सिनेरियोज में इफ एल्स हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। और फिर इन सारे कंसेप्ट्स को डिलीवर करने के बाद हमने एक प्रॉब्लम ली और उसमें मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करने के लिए मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स यूज की। तो नेक्स्ट मायदा, अगर आप काइंडली हमें बताएं कि आप नेक्स्ट हमारे साथ कौन से प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस शेयर करेंगी। थैंक यू। अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है। अब अगर हम इसको पढ़ें तो इसके अंदर जो है ना, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो ये कह रहे हैं कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि यूज़र से ज्योमेट्रिक शेप्स पूछे। उसकी सबसे पहले तो टाइप पूछे कि वो कौन सी टाइप है, फिर उसके मुताबिक उसका एरिया कैलकुलेट करके दे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमें जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन सी शेप है, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। अगर हम उसको सपोज करें, यहाँ पे फिगर्स आ रहा है तो हम एक फिगर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। तो हम उसके अंदर ही यूज़र से हर तरह की शेप पूछ सकते हैं, अगर वो स्क्वायर एंटर करे या रेक्टेंगल एंटर करे या सर्कल एंटर करे या ट्रायंगल एंटर करे। तो उसी सिर्फ एक वेरिएबल पे हमें कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। फिर उसके बाद उसने हमें जो कहा है, हमने आउटपुट जो देनी है वो हमें एरिया कैलकुलेट करके देना है। तो हमें अब यहाँ पे पता चल गया है कि इनपुट क्या होगी हमारी और आउटपुट क्या होगी। तो प्रोसेसिंग हमारे पास डिफरेंट है हर शेप के मुताबिक, तो वो हम साथ साथ देखेंगे कि उसके लिए हमें कौन से वेरिएबल्स चाहिए। तो जो हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए वेरिएबल्स चाहिए होंगे वो हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो अभी हमें यहाँ पे पता चल गया है कि हमें इनपुट के लिए एक वेरिएबल फिगर चाहिए जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और आउटपुट हमें कैलकुलेट करनी है जो कि एरिया में होगी। तो अब हम कोड करते हैं। सबसे पहले जो है हमें एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल चाहिए, हम उसका नाम फिगर रख लेते हैं। और हमें जो आउटपुट के लिए वेरिएबल चाहिए वो हमें एरिया चाहिए। तो वो हो भी सकता है कि हमारे पास डेसिमल्स में वैल्यू आ जाए, तो इसलिए हम फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करते हैं और उसका हम जो है नाम एरिया रख लेते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि एंटर द फिगर नेम। तो यहाँ पे यूज़र जो है वो हमारे पास एक फिगर कोई भी एंटर कर सकता है। तो अब यहाँ पे सी इन करते हैं हम, और जो फिगर एंटर करेगा वो हम फिगर वेरिएबल के अंदर यूज़र से ले लेते हैं। तो अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि अगर तो वो फिगर स्क्वायर होगी तो फिर हमें यूज़र से इनपुट लेनी है कि वो नेक्स्ट हमें इनपुट दे एक नंबर जो कि उसकी लेंथ होगी, उसकी साइड की लेंथ होगी। तो अब सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास फिगर इक्वल है। अब यहाँ पे आपको चेक रखना है कि आपको जो है अगर स्क्वायर आप स्मॉल में एंटर कर रहे हैं या कैप्स में एंटर कर रहे हैं तो उसके मुताबिक ही वो यूज़र आपके पास इनपुट करे। तो अभी हम जो है एस कैपिटल रख लेते हैं और बाकी हमारे पास सारे स्मॉल में हैं। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये इफ़ की ब्रैकेट्स आ गई, और ये आप चेक किया करें कि जैसे ही आप स्टार्टिंग ब्रैकेट डालते हैं साथ ही आप क्लोजिंग भी डाल दिया करें ताकि वो आपके पास ब्रैकेट्स का इशू बाद में ना आए। तो अब यहाँ पे हम सी आउट कर रहे हैं, एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं जो कि यूज़र को कहेगा एंटर द लेंथ ऑफ द साइड। तो अब यहाँ पे देखें कि हमने उसको यूज़र को मैसेज डिस्प्ले कर दिया है कि लेंथ एंटर करे, लेकिन अभी हमने वो वाला वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया जिसके अंदर हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो अब आप यहाँ पे सी आउट के बाद भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने वो वेरिएबल यूज़ नहीं किया। तो हम पहले डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे हम जो है ना एक लेंथ है, क्योंकि हमारे पास वो इंटीजर में होगी तो हम इन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और उसके लिए हम लेंथ
वेरिएबल बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो है हम यहाँ से यूज़र से सीन करेंगे और हम यहाँ पे लेंथ वेरिएबल के अंदर हमने यूज़र से इनपुट ले ली। तो अब हमारे पास जो स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है, अगर हम इसको एरिया इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ को हम दोबारा से लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट हो जाता है। तो अब जो भी यूज़र एंटर करेगा वो उसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे हमारे पास एरिया वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमने पूरी कर ली हुई है। अब अगर हम सेकंड कंडीशन पे आए तो वो कह रहा है कि अगर हमारे पास फिगर जो है वो रेक्टेंगल हो तो फिर हमें उससे 2 इनपुट्स लेनी है और वो फर्स्ट लाइन में बताएगा जो उसकी लेंथ की साइड है, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल है तो उसकी दोनों साइड्स की लेंथ जो है वो चेंज होगी। तो इसलिए जो है अब यहाँ पे हम अगली कंडीशन लगाते हैं। तो अब यहाँ पे हम सेकंड कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारे पास फिगर इक्वल होगी रेक्टेंगल के, तो अब यहाँ पे हम जो है रेक्टेंगल लिख लेते हैं और यहाँ पे फिर दोबारा से हम स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट साथ ही लिख लेते हैं और टैब दे लेते हैं ताकि हमें डिफरेंशिएट हो कि मेन की ब्रैकेट्स कौन सी हैं और हमारे पास कंडीशन की कौन सी ब्रैकेट्स हैं। तो अब यहाँ पे चूँकि हमें उससे यूज़र से इनपुट लेनी है तो हम उससे 2 लेंथ हमें लेनी है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, एक लेंथ 1 ले लेते हैं और एक यहाँ पे हम उससे इनपुट L2 ले लेते हैं और यहाँ पे हम जो है सी आउट करते हैं कि एंटर लेंथ 1 और फिर यहाँ पे हम उससे इनपुट ले लेते हैं L1 वेरिएबल के अंदर और फिर उसके बाद दोबारा से हम उसको मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि वो सेकंड लेंथ एंटर करे। एंटर लेंथ 2। तो अब यहाँ पे हम इसको L2 के अंदर एंटर करवा लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो रेक्टेंगल को कैलकुलेट करने के लिए एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो हमारे पास, अब L1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे L2 के साथ। तो अब हमने जो है 2 फिगर्स के लिए कैलकुलेट कर लिया एरिया। अब नेक्स्ट जो है वो हमने सर्कल फिगर के लिए कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास इनपुट हमने करनी है रेडियस यूज़र से, तो उसके लिए हमें सेपरेट यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन लगाते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि अगर यूज़र हमारे पास फिगर एंटर करता है सर्कल की तो फिर हमें उसके लिए किस तरह एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब हम सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूला हिंट में उन्होंने दिया हुआ है, तो वो हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि हमें यूज़र से रेडियस इनपुट लेनी है और पाई हम जो है वो 3.14 जो है वैल्यू उसकी ले लेंगे। तो अब सबसे पहले हमें जो है एरिया लेना है, तो अभी हम यहाँ पे रेडियस लेना है, तो इंट हम रेडियस का एक वेरिएबल बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पे सी आउट करते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे यूज़र जो है हमारे पास रेडियस एंटर करेगा। तो अब यहाँ पे हम सीन करके रेडियस वेरिएबल के अंदर वैल्यू ले लेते हैं। तो अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया हमारे पास हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है अपने पास वेरिएबल, तो उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर लेंगे। तो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 3.14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस का, क्योंकि स्क्वायर है तो हम 2 दफ़ा रेडियस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास अगर यूज़र सर्कल एंटर करेगा तो उसके लिए यूज़र से पूछेगा कि हमारे सर्कल का रेडियस क्या होगा और फिर उसके मुताबिक एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब हम आते हैं अपनी फोर्थ कंडीशन पे। उसके अंदर है कि अगर फिगर हमारे पास ट्राइंगल हो तो उसको 2 चीज़ें इनपुट लेनी है, एक उसको लेंथ लेनी है बेस की और उसको दूसरी लेंथ लेनी है हाइट की, और ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, तो इसके मुताबिक फिर हम फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम दोबारा से कंडीशन लगाते हैं, अगर हमारे पास फिगर इक्वल है ट्राइंगल की और ये हमारे पास इफ कंडीशंस की ब्रैकेट्स आ गए हैं,
और यहाँ पे अब हमने उससे एक लेनी है हाइट और एक उससे हमने लेनी है बेस इनपुट में। तो अब यहाँ पे हम दोबारा से उसको मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एंटर हाइट ऑफ ट्रायंगल, और फिर हम यहाँ पे सी इन करेंगे हाइट वेरिएबल के अंदर, उसके लिए हाइट हमारे पास सी इन की स्पेलिंग मिस्टेक और ये सी इन। तो अब यहाँ पे हम सी आउट करेंगे दोबारा से अगला मैसेज, एंटर बेस ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम बेस वेरिएबल के अंदर यूजर से इनपुट ले लेंगे। अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है। हम दोबारा से फॉर्मूला देख लेते हैं, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करके 2 से हमने डिवाइड करना है। तो अब हमारे पास एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और इसको हम जो है ब्रैकेट्स के अंदर रख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ। और ये हमने जो है चारों के लिए एरियाज कैलकुलेट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है कि हमने उसको यूज़र को डिस्प्ले करना है आउटपुट में कि एरिया क्या है। तो उसके लिए एक तो हम ये काम कर सकते थे कि हर कंडीशन के अंदर ही सी आउट कर लेते कि एरिया उसके मुताबिक क्या है। तो हमें 4 कंडीशंस अलग अलग लिखनी पड़नी थी, तो उससे बेहतर है कि हम इन सारी कंडीशंस के बाद सी आउट कर लें एरिया इज, और यहाँ पे हम सी आउट लिख लें जो हमारे पास वेरिएबल है एरिया का वो वाला। तो अब जो सी भी कंडीशन ट्रू होगी उसके मुताबिक एरिया की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और वो यहाँ पे उस कंडीशन के मुताबिक एरिया की वैल्यू हमें डिस्प्ले कर देगा। तो अब हम देखते हैं हमारे पास टेस्ट केसेस। तो ये हमारे पास जो है वो टेस्ट केसेस हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर के लिए चेक करते हैं कि अगर हम स्क्वायर इनपुट करें और हम जो है उसका 5 लेंथ दें तो हमारे पास आउटपुट 25 आ रही है कि नहीं आ रही। तो हमने इसको सेव कर लिया है। तो नेक्स्ट टाइम काम हमने इसको कंपाइल करना है। तो मैं उसी फोल्डर के अंदर हूँ जिस फोल्डर के अंदर मैंने फाइल सेव की हुई है। तो उसके लिए मुझे C++ की कमांड लिखनी है, वो जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज से कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगी। तो ये मेरे पास प्रॉब्लम 7.exe के अंदर मशीन लैंग्वेज में कोड था, ये मैंने इसको रन किया। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है एंटर द फिगर नेम, तो हम यहाँ पे स्क्वायर एंटर करते हैं, और हमने जो लेंथ थी वो एंटर करनी थी 5। तो अब यहाँ पे हम 5 एंटर करते हैं, तो हमारे पास एरिया इज 25 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये फर्स्ट कंडीशन हमने लगाई है स्क्वायर की, ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो अब इसी तरह हम जो है वो सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे चेक करें कि वो जो हमारे पास 2.5 इनपुट दे रहा है। तो लेकिन हमने अपने कोड के अंदर क्या किया था, हमने दोनों वेरिएबल्स इंटीजर डिक्लेयर किए थे। तो लेकिन चूंकि वो हमारे पास जो इनपुट कर रहा है वो डेसिमल में कर सकता है, तो इसलिए बेहतर है कि हम इंट की जगह पे अपने इन वेरिएबल्स को फ्लोट बना लें, ताकि वो पॉइंट्स में भी अगर वैल्यू एंटर कर रहा है तो वो कर दें। अच्छा मैम, यहाँ पे तो हमारे पास टेस्ट केसेस गिवन है, तो बच्चों को पता चल रहा है कि यहाँ पे चलो पॉइंट पे उसने वैल्यू दी है तो उनको पता चल जाएगा फ्लोट है या इंट है। तो क्या कोई ऐसा जनरल रूल भी है कि उस रूल को देख के बच्चों को पता चल जाए कि हमें फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है या इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अगर हमने कोई चीज़ काउंट करनी है तो जब भी हमने काउंट करनी होती है तो हम 1 2 3 हमारे पास इंटीजर वैल्यूज में काउंट कर रहे होते हैं। तो उस टाइप के वेरिएबल्स के लिए हम इंट डाटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे भी हमने मेजरमेंट करनी होती है तो इस तरह भी हो सकता है कि वो हमारे पास डेसिमल में कोई वैल्यू आ जाए, तो इसलिए बेहतर है कि आप उन सारे वेरिएबल्स को फ्लोट टाइप का बना लें। यानी कि जहाँ पे लेंथ और विड्थ वगैरह है, या अगर हम कोई सेंटीमीटर वगैरह की बात करें या किसी और मीटर्स की बात करें, तो वो जितनी मेजरेबल चीजें होंगी उनके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप को बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पे देखिए कि हम लेंथ भी और नीचे जो अगर सर्कल की बात करें रेडियस भी, तो हमें बेहतर है हमारे लिए कि हम हर वेरिएबल को फ्लोट टाइप का डिक्लेयर कर लें, ताकि हमें जो है कोई भी उसके अंदर मसला ना आए। तो अब यहाँ पे हमने टोटल सारे वेरिएबल्स को फ्लोट टाइप का बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम जो है इसको सेव कर लिया।
दोबारा से हम इसको कंपाइल करते हैं और फिर उसके बाद हम इसको रन करते हैं। तो अब हम अगर रेक्टेंगल ऐड करते हैं और फिर उसके बाद वो पूछ रहा है लेंथ 1, तो हम यहीं से टेस्ट केस के मुताबिक देते हैं 7 और 2.5 देनी है हमने, तो 7 एंटर करते हैं और यहाँ पे 2.5 एंटर करते हैं, तो वो बता रहा है एरिया आपके पास 17.5 है। तो इसका मतलब है हमारा सेकंड टेस्ट केस भी पास हो गया है। अब हम थर्ड टेस्ट केस चेक कर लें, तो अब हम दोबारा से हमें कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी कंपाइल्ड था। हम सिर्फ यहाँ पे सर्कल एंटर करें। अच्छा मैम, लास्ट टाइम तो आपने कंपाइल की 2 कमांड्स लगाई थी, पहले वाली भी लगाई थी और अभी आपने एक कमांड करके वो कर दिया, तो उसमें क्या फ़र्क है बेसिकली? जी देखिए, अब ये कि मैंने पिछला कोड अपना जो था उसमें कोई भी अपडेशन नहीं की थी, तो मेरे पास वो पहले से जो एग्जी फाइल बनी हुई थी जो कि मशीन लैंग्वेज में कोड था, तो वो इजीली उसने जो था वही हमें आउटपुट डिस्प्ले करती थी। लेकिन अगर हम अपने कोड में कोई चेंज कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो हमें पहले अपने कोड को कंपाइल करना है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं की थी, इसलिए मैंने पिछली एग्जी फाइल ही रन कर ली है। तो हमारे पास जो सर्कल था उसका हमने रेडियस 6 एंटर करते हैं और यहाँ पे हमारे पास एरिया 113.04 आ रहा है। तो टेस्ट केस में हमारे पास डेसिमल में वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, वो इसलिए डिफरेंट आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया 3.14, तो ये हमने राउंड ऑफ करके वैल्यू लिखी हुई थी पाई की, तो वो इतना उससे जो है वो मैटर नहीं करता। तो हमारा टेस्ट केस ये वाला भी पास हो गया है। अब फोर्थ टेस्ट केस हम चेक कर लेते हैं कि ट्राइंगल की वैल्यू हमने ऐड करनी है और उसको हमने बेस और हाइट बतानी है, तो 4.5 और 20 एंटर करनी है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले ट्राइंगल लिखते हैं और फिर हम यहाँ पे 20 एंटर करते हैं और हमारे पास दूसरी 4.5 थी, तो 4.5 एंटर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एरिया 45 कैलकुलेट होके आ गया है। अच्छा मैम, अब दोबारा प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करें और यहाँ पे आप लिखिए ट्राइंगल टी स्मॉल में लिखना है आपने, टी स्मॉल में लिख लेते हैं। तो ये उसने आगे मेरे से हाइट और बेस एंटर करने की ऑप्शन ही नहीं दी, डायरेक्ट उसने एरिया की कोई गार्बेज वैल्यू जो है वो मुझे एंटर करके दे दी है। तो अब इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाई थी वो हमने टी कैपिटल के साथ लगाई थी, तो लेकिन हम यहाँ पे जब टी एंटर कर रहे हैं तो हमने स्मॉल में एंटर किया है। तो वो इसलिए कि हमने जो कंडीशन है हमारे पास वो केस सेंसिटिव है। अब यहाँ पे हर एग्जैक्टली वो पूरा का पूरा वर्ड मैच करेगा। अगर हमारे पास कैप्स में हमने लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे भी इनपुट कैप्स में करनी पड़ेगी, तो फिर ही वो हमारे पास इफ कंडीशन ट्रू होगी और फिर उसके अंदर वाली जो हमारे पास चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो ये जो एरिया की वैल्यू अभी यहाँ पे इसने कैलकुलेट कर दी है, तो ये वैल्यू उसने कहाँ से ली है? क्या उसको कोई पता थी रेक्टेंगल की ट्राइंगल की वैल्यू, तो उसने वो ले ली है? ये देखें, अब यहाँ पे हमने जब अपना एरिया जो था एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो हमने इसकी कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की थी, तो मेमोरी में उसने उसको कोई भी एक रैंडम जगह जो है वो लोकेट करती थी एरिया के लिए। अब वो वाली वैल्यू मेमोरी के अंदर कोई भी डिफरेंट हो सकती है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास गार्बेज वैल्यू है, क्योंकि वो पहले से कभी किसी ने कोई एंटर की होगी तो इस तरह की कोई वैल्यू आ रही थी। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप शुरू में जो है यहाँ पे जब आप कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं तो अगर 0 आप उसको डिक्लेयर कर लें, तो वो अगर हम अब दोबारा से उसको ट्राई करते हैं तो अब आप दोबारा देखिएगा कि मैं स्मॉल टी के साथ ही ट्राइंगल एंटर करती हूँ। तो अब ये देखें क्या एरर आया है, क्योंकि मैंने अब कोड में अपडेट किया, मैंने उसको सेव भी किया, लेकिन मैंने उसको दोबारा से कंपाइल नहीं किया, तो इसलिए मुझे पहले से कंपाइल करना था ताकि वो जो चेंजेस हैं वो उसमें आ जाए एग्जी फाइल में भी। और अब मैं उसको एग्जीक्यूट करती हूँ, मैं यहाँ पे ट्राइंगल लिखती हूँ और अब यहाँ पे देखें कि एरिया की वैल्यू 0 आ रही है। और टेक्निकली इसको हम कहते हैं हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी है किसी भी वैल्यू को। अगर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं करते तो C++ में जो है वो गार्बेज यानी कि जो ऑलरेडी मेमोरी में कुछ पड़ा होगा वो उसको असाइन हो जाएगा। और बाकी लैंग्वेजेस लाइक हाई लेवल लैंग्वेज जावा, C# वगैरह वो इसकी ऑटोमेटिकली टेक केयर करती हैं कि वो इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करने पे हमें मजबूर करता है उनका कंपाइलर। अच्छा मैम, यहाँ पे आपने जो इफ कंडीशन लिखी है और उसके अंदर आपने जो स्टेटमेंट्स लिखी है जैसे फ्लोट लेंथ लिखा है जी ये,
तो इससे पहले आपने इतनी ज़्यादा जो स्पेस है ये किस लिए दी है, इसका क्या मकसद है स्पेस देने का? स्पेस देने का ये सिर्फ कंपाइलर को ये स्पेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्पेस सिर्फ हमारी रीडेबिलिटी के लिए है कि अब यहाँ पे देखें कि अगर मुझे डायरेक्टली देखने से पता चल रहा है कि मेरी यहाँ पे इफ स्टेटमेंट शुरू हो रही है और मेरी यहाँ पे ये टोटल उसकी इफ स्टेटमेंट की बॉडी है और ये उसके अंदर मैंने 4 लाइन्स जो है वो लिखी हुई हैं। तो अब अगर इसके अंदर हम चेंज करना चाहें, स्पेसेस ख़त्म करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। अब मैं अगर इसकी जो है वो यहाँ पे लिख लूँ, इसको मैं कहीं और लिख लूँ, तो उससे कोई भी उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपाइलर के लिए ये चीज़ बिल्कुल मायने नहीं रखती। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखें, हमने स्क्वायर के लिए चेंज किया है तो हम दोबारा से यहाँ पे स्क्वायर एंटर करते हैं और उसकी हमने यही टेस्ट केस चला लेते हैं दोबारा से, तो 5 एंटर करते हैं साइड, तो एरिया हमारे पास फिर भी वही कैलकुलेट होके आ रहा है। टेस्ट केस का मतलब ये है कि हमने पहले कोई इसका जो इनपुट्स है उनको टेस्ट करके कैलकुलेट किया हुआ है और वो वेरिफिकेशन के लिए कि क्या हमारा प्रोग्राम आउटपुट ठीक दे रहा है। जी यही मकसद है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और इसके अलावा जो इफ कंडीशन आपने लगाई है तो एक कंफ्यूजन ये है कि जहाँ पे आपने ये डबल इक्वल ऑपरेटर लगाया है, अगर हम यहाँ पे एक इक्वल लगाएंगे या इसमें कोई फर्क है या ये दोनों सेम चीजें हैं? जी बिल्कुल भी आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हमारे पास जो था स्टूडेंट्स को भी ये काफ़ी कंफ्यूजन आ रही थी। तो अब यहाँ पे ऊपर आप देखें कि अगर मैंने यहाँ पे एरिया को इक्वल टू 0.0 किया है तो ये जो है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। C++ में सिंगल इक्वल जो है वो हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसका मतलब है कि हम एरिया वेरिएबल को 0.0 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब जब भी हमने कोई चीज़ कंपेयर करनी है तो वो हमारे पास C++ में जो उसका सिंटैक्स है वो डबल इक्वल है, ताकि हमारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर है और जो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है उसमें डिफरेंशिएट हो सके। अच्छा, इसके अलावा भी तो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है, ग्रेटर देन का है, लेसर देन का है, ग्रेटर देन इक्वल का है, लेसर देन इक्वल का है, तो क्या उन ऑपरेटर्स को भी हम स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं? हमारे पास अगर नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है हमारे पास इक्वल टू और नॉट इक्वल टू जो है वो स्ट्रिंग के लिए भी एप्लीकेबल है और हमारे पास जो इंटीजर डाटा है उसके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम ग्रेटर देन की बात करें तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि स्क्वायर इज ग्रेटर देन रेक्टेंगल, तो इसलिए जो है उसके लिए एप्लीकेबल हमारे पास नहीं है। ओके, थैंक यू। इसमें जो लेक ने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि स्पेसेस क्यों देते हैं, इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। तो अक्सर जो है वो हम प्रोग्रामिंग में इंडेंटेशन इसलिए देते हैं कि प्रोग्राम जिस तरह आपने बताया रीडेबल हो। लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिस तरह पाइथन है उसमें इंडेंटेशन मस्ट है, उसके विदाउट इंडेंटेशन वो कंपाइल ही नहीं करती। तो इंडेंटेशन देना एक अच्छी प्रैक्टिस है और जो स्टार्टिंग में बच्चे हैं वो आई रिकमेंड देम कि वो जब भी अपना कोड लिखें उसको इंडेंटेशन देकर लिखें ताकि प्रोग्राम रीडेबल हो। और अभी से आप प्रोग्रामिंग हैबिट जो डेवलप करेंगे वही आपके साथ थ्रू आउट द कोर्स और आपकी आने वाली प्रोफेशनल लाइफ में वही चलेंगी। तो कोशिश करें इंडेंटेशन दें। इसी तरह एक चीज़ जिस तरह भी मायदा ने लिखा है यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्टैटिक लेंथ, तो एरिया के बाद स्पेस दी है, देन उन्होंने इक्वल लिखा है, फिर स्पेस दी है, फिर लेंथ के बाद स्पेस दी है, तो ये चीज़ भी रीडेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो इस तरह आप अपना प्रोग्राम को कोशिश करें जो है वो ज़्यादा रीडेबल बनाएं और अभी से ये हैबिट्स डेवलप करें। मायदा आपका भी जो प्रोग्रामिंग सिग्नेचर आपने इसके बाद नीचे सेकंड इफ में रेक्टेंगल में स्पेस भी दी, रेक्टेंगल में इफ के बाद स्पेस भी है, स्पेस जी, फिगर, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि सारे कोड में हर जगह एक कंसिस्टेंसी हो। तो आप कोई भी फॉर्मेट फॉलो करें, देयर आर मेनी डिफरेंट फॉर्मेट्स, जो भी फॉलो करें उसको फॉलो करें, यानी कि जो भी करें उसको प्रॉपरली करें, चाहे कोई भी कन्वेंशन हो, तो उससे जो है ज़्यादा रीडेबल कोड लिखा जाता है। तो ये थी आज की हमारी इस वीक की जो डिस्कशन और जिसमें हमने डिफरेंट जो इफ के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। इसके बाद इस वीक में हमने इफ को बिल्कुल बेसिक लेवल पे देखा है। अब नेक्स्ट वीक के अंदर हम इफ के डिफरेंट वर्जन्स को देखेंगे, जिसमें हम इफ के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स को कवर करेंगे और नेस्टेड इफ को, और इफ के अंदर जो प्रेसिडेंस होती है ऑपरेटर्स की उसको हम देखेंगे। इसके बाद इसके साथ साथ हमारे पास जो एक प्रोजेक्ट है जो आप लोगों ने डेवलप करना है वो है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। उसकी जो फर्स्ट वर्जन है, जो अभी तक कंसेप्ट हमने इस वीक तक पढ़े हैं, उन कंसेप्ट्स को मिला के जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है उसकी वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं, आप उसको ज़रूर देखें और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करें।
अब जैसे जैसे हम फ्यूचर में नए नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होते जाएंगे, हम आइटरेटिवली अपने प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करते जाएंगे। ये वो प्रोजेक्ट होगा जिसके हर एक स्टेप की जो गाइडेंस है, जो वीडियो है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ आप अपना भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह के हम जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वो है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आप कोई पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप हॉस्टल मैनेजमेंट एप्लीकेशन बना सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डॉक्टर अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन, स्पोर्ट शॉप मैनेजमेंट टाइप, यानी मैनेजमेंट जो बिजनेस एप्लीकेशन होती है, किसी भी बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए आप प्रॉब्लम सॉल्व एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आप 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, एक प्रोजेक्ट वो जो हम आपको करा रहे हैं और एक प्रोजेक्ट वो जो आप जो है खुद कर रहे हैं। तो आपकी मैपिंग भी रहेगी और नए नए कंसेप्ट का जो एक सेंस है कि हम कोई कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, उसका जो मैपिंग है, वो उसकी जो वेल्थ है, वो आप बड़ी माइंड में आपकी क्लियर होगी। इसके अलावा आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इस जो हमारी वीडियो है प्रोजेक्ट्स वाली, तो आप जो यूमेस बना रहे हैं, साथ साथ कोड कर रहे हैं, और इसके अलावा आप एक अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आप अपने प्रोजेक्ट्स हमारे यूट्यूब के ऊपर कम्युनिटी जो सेक्शन है उसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। वी विल ट्राई कि हम आपको उसके ऊपर फीडबैक दे सकें। अगर हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होते हैं तो हम इस तरह पैनल डिस्कशन करके उसको डिस्कस भी कर लेंगे कि आप इन प्रोजेक्ट्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड गुड लक। आप प्रैक्टिस करें, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग सिर्फ उन्हीं लोगों को आती है जो प्रैक्टिस करते हैं। जो भी प्रैक्टिस करेंगे, आपके प्रैक्टिस के दौरान, आपके प्रॉब्लम्स के दौरान आपको डिफरेंट किस्म के एरर्स आएंगे, नए नए आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो वो प्रॉब्लम ही एक्चुअली होती है जो आपको प्रोग्रामिंग के अंदर आपको सपोर्ट करती हैं, जो आपको एक्चुअल प्रोग्रामर बनाती हैं। विदाउट एरर्स आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते। सो वेलकम करें अपने एरर्स को और उनको सॉल्व करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट करेंगे। वी विल ट्राई कि आपको हम वो एड्रेस कर सकें। सो थैंक यू सो मच।